पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो आज उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के चुनाव नतीजों का ऐलान हो गया। 2024 जो है उसके लिए हम कह सकते हैं 2024 की तरफ जब देश बढ़ रहा है, ऐसे में 2023 जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे जो 2024 का एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 में क्या कुछ होगा उसके लिए एक बेंचमार्क तय कर देंगे। तो 2023 के जो पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में से 2 राज्यों में क्लियर कट मेजॉरिटी मिली है। एक राज्य में अपने दम पर बीजेपी सत्ता में वापसी करी है, त्रिपुरा में, जबकि नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में आई है। और एक तीसरा राज्य जो मेघालय है, वहां पर भी बीजेपी उम्मीद है कि अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना सकती है। तो इस वक्त आज की ये बड़ी तस्वीर है और ये चुनाव अपने आप में बहुत खास, बहुत मायने रखते हैं। इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये वही नॉर्थ ईस्ट है जहां पर करीब करीब 10 साल पहले बीजेपी के कार्यकर्ता ढूंढने से नहीं मिलते थे। यह वही नॉर्थ ईस्ट है जहां के जो 8 राज्य हैं, उन 8 राज्यों में जो है लगभग जो है कांग्रेस की एक तरह से 6 से 7 राज्यों में सरकारें थी, लेफ्ट की सरकारें थी। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, 1 में लेफ्ट की सरकार थी और 2 क्षेत्रीय दलों के पास से 2014 से पहले। यह वही त्रिपुरा है जहां पर इससे पहले अगर 2014 की बात करें और उससे पहले चले जाएं तो इस त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें जो हैं वो 0 होती थी, 0, 1 सीट नहीं मिलती थी। और बीजेपी के जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे उनकी जमानतें जब्त हो जाती थी। लेकिन आज उसी त्रिपुरा में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। यह बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने उस राज्य में सत्ता में वापसी की है जहां पर करीब 10 साल पहले कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीधी टक्कर होती थी और ये दोनों पार्टियां जो हैं सत्ता की दावेदार होती थी। और इस बार बीजेपी को हराने के लिए इन दोनों पार्टियों ने, जो पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रही हैं, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है चुनाव लड़ा, हाथ मिला लिया ताकि बीजेपी को त्रिपुरा की सत्ता से बाहर कर सके। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने क्लियर कट जो है पूरी तरह से वहां पर मेजॉरिटी हासिल कर ली है, बहुमत के साथ सरकार बना ली है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और जैसा मैंने कहा, नागालैंड में भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ एक बड़े मार्जिन के साथ वहां पर सत्ता में वापसी कर रही है। मेघालय को लेकर इंतजार रहेगा, वहां पर जो है जिस तरह से वहां पर चुनाव हुए हैं उसको लेकर के अभी जो नतीजे आपके सामने हैं, अभी वहां पर सरकार गठन को लेकर क्या कुछ होता है उसका अभी इंतजार रहेगा। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और आज का जो 2 टूक है, आज का मेरा 2 टूक है वो फगवा में भगवा। जी हां, आज के मेरे 2 टूक का शीर्षक यही है, फगवा में भगवा। क्योंकि फागुन का महीना शुरू हो गया है और फागुन के महीने में होली खेली जाती है। फगवा जो है ये महीना है। फगवा में भगवा मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फागुन के महीने में होली जो है, अभी यहां पर देश भर में तो नहीं हुई, लेकिन होली की शुरुआत जो है वो उत्तर पूर्व में हो चुकी है। आज उत्तर पूर्व के राज्यों में जमकर होली खेली गई, भगवा होली खेली गई। इसीलिए मैं आज कह रहा हूं, आज का मेरा शीर्षक जो है वो है फगवा में भगवा। यही मेरा आज का शीर्षक है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जो है अपनी बात रखी और साथ साथ उन्होंने जब भाषण की शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहा, उत्तर पूर्व के लोगों को उनको सैल्यूट करने के लिए, उनके सम्मान करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए तमाम लोगों से कहा कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए और अभिनंदन कीजिए उत्तर पूर्व के लोगों का। और प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही वो कहा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व ना अब दिल्ली से दूर है, ना अब दिल से दूर है। तो इस तरह से फगवा में भगवा
आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जरा सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जब बीजेपी मुख्यालय में अपनी बात रखी तो किन अहम मुद्दों को उठाया। आइए सुनिए। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। आज के नतीजे आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। साथियों, आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के लोगों का अभिनंदन करते हुए और साथ साथ विपक्ष पर जो है तीखी टिप्पणियां करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मेरी कब्र खोदने की बात होती है लेकिन उतना ही ज्यादा कमल खिलता जाता है। उन्होंने यह भी कहा, लोग नारे लगाते हैं, विपक्ष नारे लगाता है मर जा मोदी, लेकिन लोग कहते हैं मत जा मोदी। तो आज इन उत्तर पूर्व के चुनावों पर बड़ी बहस, बड़ी चर्चा होगी दो टूक में। और आज एक नहीं कई सवाल है और सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए एक एक करके परिचय करवा दो। मेरे साथ जो 5 मेहमान आज के दो टूक में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं अपराजिता सारंगी जी। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, इंतजार कर रहा हूं मैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ेंगे अभी कांग्रेस की तरफ से। मेरे साथ लेफ्ट की तरफ से जो है विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। मानव जायसवाल है मेरे साथ, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ रविशंकर रवि हैं, उत्तर पूर्व के बड़े अखबार दैनिक पूर्वोदय के संपादक हैं रविशंकर रवि जी। मैं सबसे पहली टिप्पणी के लिए रविशंकर रवि जी आप ही के पास आ रहा हूं। कल की हेडलाइन क्या होगी उत्तर पूर्व के अखबारों में? पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ बरकरार, त्रिपुरा में फिर से भाजपा लौटी, नागालैंड में रियो के साथ भाजपा और मेघालय में कर्नाड अपनी स्थिति में बने हुए।
ओके। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वो दिखी है कि और मैं आपके माध्यम से देश को भी ये बताना चाहता हूं कि नागालैंड ने इस बार एक इतिहास बनाया, 2 महिला प्रतिनिधियों को विधानसभा में पहुंचाया है। और इससे पता चलता है कि नागालैंड में सामाजिक बदलाव कितना प्रभावित हुआ है। अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी से दूर रखा जाता था। यह अलग बात है कि पूर्वोत्तर की जो सामाजिक संरचना है उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब राजनीति की बात आती थी तो उन्हें किनारे कर दिया जाता था। लेकिन इस बार वह स्थिति बनी है, 2 महिलाएं नागालैंड से विधानसभा में पहुंची है और यह इस बात का संकेत है कि किस तरह से बदलाव पूर्वोत्तर में हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूर्वोत्तर में एक बदलाव हो रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी देखें तो पूर्वोत्तर में एक बड़ा बदलाव है। लेकिन रविशंकर रवि, अभी मैं सुन रहा था एक राजनीतिक विश्लेषक ने यह टिप्पणी करी, उन्होंने जो है ये लिखा अपने ट्विटर हैंडल पर कि जो त्रिपुरा की जो जीत हुई है बीजेपी की, वो दरअसल अगर कुल मिलाकर कहें तो ये गुजरात जैसी जीत है। वो कहते हैं गुजरात में जितनी बड़ी बीजेपी की जीत हुई थी, लगभग त्रिपुरा की जीत को वैसे ही देखा जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, त्रिपुरा में जीत की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और जब उन्होंने त्रिपुरा में निश्चित रूप से भाजपा के लिए आरंभिक दौर में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, स्थिति थोड़ी कठिन थी, कई तरह की चुनौतियां थी, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों को आश्वासन दिया और अखंड त्रिपुरा के संकल्प को दोहराया। और एक चीज तो आप मान लीजिए, मेरी राय से सहमत हो या ना हो, मैं नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि आज के दिन में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, पूर्वोत्तर के सबसे प्रिय नेता हैं। उनको पूर्वोत्तर के लोग अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानते हैं। जब वो असमिया गमछा गले में लपटा कर निकलते हैं तो पूरा असम, चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हों, उनको यह देखकर सुकून मिलता है। जब विदेशी राष्ट्रों जब बाहर जाते हैं और जब पूर्वोत्तर के उत्पादों को वो विदेश में किसी को उपहार देते हैं तो वह पूर्वोत्तर के लोगों को अच्छा लगता है। इसीलिए लोग जब ये बोलते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है, तो राजनीतिक स्थिति क्या है, विकास किस ढंग से हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो विडंबना थी पूर्वोत्तर के लोगों के साथ कि वो मुख्य धारा से खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे, वो स्पर्श उनको नहीं मिल पा रहा था। इसके पहले जो भी सरकारें रही, निश्चित रूप से उन्होंने अपने अपने समय में कुछ काम किए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव है, आपसा की ही बात कर ले, आज जो नागालैंड की तस्वीर बदली है उसमें आपसा की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों को लगता था कि यह कानून हमारे ऊपर थोप कर रखा गया है, जबकि हमारे हालात बदल गए हैं। तो आपसा ने नागालैंड की स्थिति को बहुत हद तक बदल दिया है और जिसका लाभ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को वहां पर मिला। ओके, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो कनेक्टिविटी है उत्तर पूर्व से, वो एक की वर्ड है। और आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, वो भी एक बड़ा पैमाना है ही, वो हर चुनाव में होता है, इन चुनाव में भी दिखा। अपराजिता सारंगी जी, शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको। क्या कहेंगे इस जीत पर आप? क्योंकि विपक्ष अभी भी कह रहा है कि भाई ठीक है, त्रिपुरा में आपकी वापसी हो गई है, लेकिन सीटें पहले से कम हो गई हैं, तो सीटों को भी देखना चाहिए, पहले से कम सीटें आपको मिली हैं। कितने नादान थे ये शहर के सारे जुगनू, मिलकर कहते थे सूरज को उगने नहीं देंगे। सूरज भी उगा और सूरज में चमक भी बरकरार है। और देखिएगा 2024 में यह चमक और भी बेहतर होगी। अपराजिता जी आजकल बहुत शेरो शायरी के साथ जवाब देती हैं, अच्छा लगता है। जी अपराजिता जी। हाँ। जी देखिए, हमारी विचारधारा की यह विजय है, हमारी कार्य प्रणाली, हमारी कार्य संस्कृति की यह विजय है। हमारे परिश्रम और हमारे पराक्रम पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मुहर लगाई है, इन तीनों राज्यों के लोगों ने मुहर लगाई है। मैं मेघालय में अपनी प्रदर्शन को हार नहीं कहूंगी। 2 सीट थे, 2 सीट रहे, और अभी कोनराड सागमा जी ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करके हमारा सपोर्ट मांगा है, हमारा समर्थन मांगा है। तो निश्चित तौर पर हम मिलकर मेघालय के विकास की दिशा में काम करेंगे। और जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि वहां प्रो इनकम्बेंसी वेव हुआ।
एंटी इनकम्बेंसी हुआ ही नहीं और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ है। और हम सब जानते हैं कि जिस तरह का विकास हुआ, उस विकास पर लोगों ने मोहर लगाई। देखिए, हमारे पार्टी में और दूसरी पार्टियों में एक बेसिक डिफरेंस है, एक अंतर है, आधारभूत अंतर है। अंतर यह है कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। आज भी हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कही, कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात ही हम नहीं करते हैं। हम सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी राजनीति की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, गर्व के साथ कहती हूं कि 26 मई 2014 हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली और इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने 51 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। बहुत बड़ी बात है, ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने 1947 से लेकर अभी तक नहीं किया था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने डोनर की सृष्टि की थी। डोनर है मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय भारत सरकार में, उसकी रचना, उसकी सृष्टि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विचार में, दृष्टिकोण में एक फर्क है। हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, ये लुक ईस्ट की बात करते रहे। और देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को नकारना भारत जोड़ो यात्रा को नकारना है। ये कह सकते हैं कि हम तो कभी गए ही नहीं नॉर्थ ईस्ट। अरे भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था, जितना भी कहें कि अनराजनैतिक था, पैन इंडिया इन्फ्लुएंस से चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां इसलिए नहीं हुआ, कारण यह भी है कि यहां लेफ्ट के साथ मिलकर किया और केरला में लेफ्ट के साथ इनका युद्ध चल रहा है। तो जब विचारधारा की बात आती है, निश्चित तौर पर लोगों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं होगा। तो मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर जो आस्था है लोगों की, वह दिखने को मिली। हमने अवसंरचना विकास के दिशा में बहुत काम किया। मैं उस पर आता हूं, इंपॉर्टेंट है खास करके नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर जरूर टिप्पणी ले लूं। पर इस बीच मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आज आप जहां से जुड़े हैं वहां पर अंधेरा ज्यादा है, आपके चेहरे पे चमक और रोशनी कम है। अभी अपराजिता जी ने कहा कि तमाम जुगनू जो है सूरज को जो है उदय होने से रोक रहे थे, पर सूरज चमक रहा है। लेकिन आज आप जहाँ, मुझे मालूम नहीं ये हार का गम है या अंधेरा किस चीज का है, लेकिन ठीक है, मैं आपके पास गांधी की कर्मभूमि चंपारण से मैं हूँ अभी। अच्छा, ठीक है, मैं हूँ, यहाँ पे थोड़ी रोशनी कम आती है। जी जी जी, ठीक। अरे विवेक जी, तो मैं आप ही के पास आऊंगा। तो ये पहला स्टेट है देश का जहां लेफ्ट और राइट की सीधी लड़ाई थी, सीधी टक्कर हुई। और अब तो आपने कांग्रेस को भी साथ ले लिया था, क्योंकि पिछली बार लेफ्ट को त्रिपुरा में हराने का श्रेय जो है बीजेपी को गया। बीजेपी ने लेफ्ट को वहां सत्ता से बाहर किया इतने दशकों के बाद और बुरी तरह से हराया। और इस बार यह कहा जा रहा था कि अगर आप लोग जीत जाते, अगर बीजेपी हार जाती, तो यह होता कि लेफ्ट ने इस आइडियोलॉजी को हरा दिया। लेकिन नतीजा आपके सामने है और अपराजिता जी कह रही हैं यह विचारधारा की जीत है। क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, ऐसा है, ठीक है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी सीटें कम आई है, हमारी हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सरकार बना रही है। तो अच्छी बधाई देते हैं इनकी पार्टी को, जो जनादेश है उसको हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अनेकों लोगों ने टिप्पणी की कि कांग्रेस और लेफ्ट का एक साथ, कांग्रेस और लेफ्ट सिर्फ आज ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। हमने यूपीए को भी समर्थन दिया था और राज्यों की जो राजनीति है और जो केंद्र की राजनीति है, ये दोनों अलग होती है। हमारा यह मानना है कि देश के अंदर सेकुलर बनाम कम्युनल की एक राजनीति है, जो 2024 में भी इलेक्शन उसी पर लड़ा जाएगा और सभी सेकुलर दलों को मिल करके इसकी तैयारी करनी चाहिए। हम कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी मानते हैं, सेकुलर पार्टी मानते हैं, जिसने देश के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और ऑन एंड ऑफ पॉलिसी के आधार पे आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों कम्युनिस्टों ने कांग्रेस का साथ निभाया है। तो ये एक बात हो गई। तो हमने बिहार में भी हम इनके साथ हमारा टाई अप रहा, बंगाल में भी हमारा इनके साथ टाई अप रहा, त्रिपुरा में भी रहा और आगे भी रहेगा। एक तो विवेक जी एक तो थोड़ा माइक आप अपने पास रखिएगा, आपकी आवाज थोड़ा सा अगर माइक के पास आप रख के बोलेंगे तो मैं और ज्यादा लेकिन आपने जो कहा ठीक है, मैं उससे मुझे कोई वो नहीं है। हर पार्टी, राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन होते हैं, इस तरह के गठजोड़ बनते हैं, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी को तय करना है। लेकिन अगर मैं आज के चुनावों के संदर्भ में कहूं तो ये क्या
ये अजीब नहीं लगता, और अजीब से बड़ा ये मैं कहूंगा कि आप लोगों के लिए बड़ा सदमा नहीं है कि ये 2017 से पहले त्रिपुरा में जो बीजेपी थी नहीं, लड़ाई आपकी और कांग्रेस के बीच होती थी, आरोप लगते थे एक दूसरे के ऊपर कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं को ये मार रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को ये मार रहे हैं। दोनों का वोट प्रतिशत ऐसा था जो आपस में शेयर, मतलब पूरा पूरा स्टेट जो है कांग्रेस और लेफ्ट में एक तरह से बटा हुआ था। आज वहां पर बीजेपी दोबारा से दूसरी बार लगातार सत्ता में आ रही है। यह शायद ऐसा मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट में यह हुआ होगा। नहीं देखिए, अभी एक कुछ और चीजें हैं अशोक जी, त्रिपुरा की तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप इतिहास को स्टडी करेंगे 47 से लेकर के बाद में, हालांकि ये राज्य तो 72 के करीब में बना, ये पर्टिकुलर बना था, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके साथ उनका तालमेल या उसको समर्थन देना एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस उनका पहले से भी रहा है। और दूसरी बात है, अगर आप एक और समीकरण को अगर आप स्टडी करेंगे जो मैं कर रहा था, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बेसिकली अपनी ग्रोथ नहीं करी है, कांग्रेस या अन्य दलों के लोगों को ही तोड़ करके समीकरण बना करके बीजेपी का बेस दे करके उसको इन्होंने खड़ा किया है। आप मेघालय को आप ले लीजिए, अब संगमा साहब पूरी कांग्रेस की लेगेसी लेकर के आए हैं, जो 24-25 आदमी आए हैं सब कांग्रेस की लेगेसी वाले हो गए। आप नागालैंड में चले जाइए, वहां भी आपको कांग्रेस ही मिलेगी। आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को ही तोड़ ताड़ करके एक कुनबा बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ ट्राइबल वोट्स जो थे त्रिपुरा में, जो हमारा जो हमने जो एनालाइज किया अपने आप को पिछले इलेक्शन में। जी विवेक जी, यही तो मैं कह रहा हूं, सवाल तो यही है, जो कांग्रेस से जाते हैं, कांग्रेस को तोड़ते हैं, उनका कद बढ़ जाता है, कांग्रेस का कद छोटा हो जाता है। अभी मेरे साथ बगल में मानव जायसवाल जी बैठे हैं, पीछे दीदी की फोटो लगी है, और वो दीदी भी एक टाइम में कांग्रेस की थी, लेकिन आज देखिए दीदी ने कांग्रेस को छोड़ा, उसके बाद आज पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता बन गई, कांग्रेस को 0 पर समेट दिया। लेकिन मैं यहीं से मानव जायसवाल, क्योंकि मैं मानव जी आपके पास ही आ रहा हूं, और जो है बड़ी बात मैंने जो आज सुन रहा था, मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये जो नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ हुआ है, इसके पीछे, कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर टीएमसी है, क्योंकि टीएमसी बीजेपी की बी टीम है। टीएमसी को वहां पर लगा दिया गया कांग्रेस को हराने के लिए। आप वहां पर गए, आपका वोट प्रतिशत कुछ नहीं मिला, आपको हर जगह खाली हाथ रहे, लेकिन आपने मेघालय में 12 विधायक तोड़ दिए कांग्रेस के, आप खुद जो है 5 पे सिमट गए, लेकिन वहां पर बीजेपी अलायंस के लिए रास्ता आपने साफ कर दिया। तो ये लोग कह रहे हैं कि आप वहां पर नॉर्थ ईस्ट में यही प्लान लेकर गए थे कि बीजेपी की बी टीम बनकर कांग्रेस को हराना है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, अपराजिता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी जीती है, ये दिख रहा है, बड़ी अच्छी जीत है आपकी। 42 सीटें थी, 32 में सिमट गए, बड़ी जीत है। डबल इंजन कहीं ना कहीं सुस्ता गया होगा, टारगेट नहीं मिल पाया, बड़ी अच्छी जीत है। मेघालय में दो सीटें आई हैं आपकी, आपने 58 सीटों में लड़ाई करी, आपकी सरकार थी, आपका गठबंधन था, बड़ी अच्छी जीत है, बहुत भव्य जीत है। इसके लिए तो ऐसे विक्ट्री दिखानी चाहिए। हाँ, आप नागालैंड में भी जीते हैं ना, कौन है, मैंने 3rd नंबर 4th नंबर पता चल जाएगा जो उनका गठबंधन रहेगा। और जहां तक बात है कांग्रेस की, ये तो सर जब आप कांग्रेस का स्टेटमेंट आप देते हैं ना कि बी टीम है, सर अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल के बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है देश के। उन्होंने अभी आज ही बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद दिया है बीजेपी को कि उनको जिताने में मदद करी है सागर दिघी में। अच्छा, 2 दिन पहले, एक 2 दिन पहले सागर दिघी के जो एमएलए कैंडिडेचर थे कांग्रेस के, वो शुभेंदु अधिकारी के पैर छूते हुए, उनके गले मिलते हुए उनके घर पहुंच गए थे कि भैया हमको जीतना है तो हमको आपका मदद चाहिए। तो ये है अंदरूनी नहीं, ये मुखौटा गिर रहा है। जहां तक बात है हमारी पार्टी की, सर हम संघर्ष पूर्ण वाली हमारी पार्टी है। आपने बताया दीदी के फोटो के बारे में आप बात करी, आपने बताया कि दीदी किस तरीके से कांग्रेस को छोड़ के आज कांग्रेस को शून्य बना दिया उन्होंने। ये कारण क्या है पता है? कि हम जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। ये जो जोड़ा फूल है, ये जो हम तृणमूल, जो हमारा जो फूल है वो घास फूल है, वो जितना आप काटेंगे उतना हम बढ़ेंगे। सर हमारा 14% प्राथमिकता, सोचिए कि मेघालय में हम 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, 14% का वोट आया है। कांग्रेस भी थोड़ा पीछे है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मूल्यतम बात क्या है कि आज जहां हमको कोई नहीं जानता था वहां पे भी हम पहुंच गए हैं। पूरे देश में आज बात हो रही है, संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है।
मानव जी, सबसे मानव बड़ी जी, बात सर, मानव सबसे जी, बड़ी बात की मानव जी, ऐतिहासिक है, मानव भारत जी में तो सुनिए, ऐतिहासिक है मानव ना। जी सुनिए, मानव जी सुनिए, बंगाल के लिए मैं आपको पहले ही श्रेय दे चुका हूं, दीदी को श्रेय पहले ही मैं बंगाल के लिए दे चुका हूं। आज क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बात हो रही है, आपने अभी मेघालय की बात की, आपने कहा ठीक है आपके 13-14% वोट हैं, आप उस हिसाब से जो है दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा वोट प्रतिशत में चंक आपका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जब आप बीजेपी को आईना दिखा रहे थे तो मुझे लगता है आपको खुद भी आईना देखना चाहिए। 12 विधायक आपने तोड़े थे, सिटिंग 12 विधायक कांग्रेस के, और आपने 12 विधायक और सुनिए तो सही, पूरी बात तो सुनिए। अशोक जी 12 सर मानव जी, मैं अभी आपने सब 12, मेरी भी बात सुन लीजिए, 12 विधायक तोड़े, लेकिन सुनिए तो सही मानव जी, काहे मानव जी इतना उत्तेजित मत होइए, सुनिए। और आप कितने पे सिमट गए? 5, यानी आपके पास 12 सिटिंग एमएलए थे और आप 5 पर आ गए। और त्रिपुरा का वोट परसेंट देखा सर आपने? त्रिपुरा में नोटा के वोट जो हैं वो ज्यादा हैं। त्रिपुरा में जो कि एक जहां पर बंगाली आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर आज टीएमसी इतनी बड़ी, वहां पर नोटा को टीएमसी से ज्यादा वोट मिले। तो आप बंगाल की पार्टी होकर रह गए, ये आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, अब आपको खत्म कर दिया। आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया, बहुत ही बारीक तरीके से आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने बताया कि अगर गलत है तो मुझे आप सही कर दीजिए। मेघालय में हम सेकेंड नहीं, देखिए स्टैटिस्टिक्स है, नंबर में नहीं आए तो भाई आज हमको बोलना पड़ेगा कि भाई नंबर्स नहीं आए। ये वही पार्टी के बारे में आप मखान करते हैं ना, कि जो 2 सीटों में सिमट गई थी, आज केंद्र सरकार में है। तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेघालय में आप जब बोलते हैं 12 लोगों को, एमएलए लोगों को हम लेके आए थे, सर हम लेके नहीं आए थे। हुआ क्या कि भाई सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी ये सरकार नहीं बना पा रहे थे, चुपके सरकार बन गई, तो वो छोड़े। उनको भरोसा था कि तृणमूल कांग्रेस ही एक वो पार्टी है जो उनको सही, जो देश की सही दिशा और दशा को आगे लेके जाएगी। उन्होंने आस्था दिखाई। आप विधायकों को भरोसा दिला लेते हैं, जनता को भरोसा नहीं दिला पाते। सुनिए सर, आप विधायकों को भरोसा दिला लेते हैं, जनता को भरोसा नहीं दिला पाते। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। बोलिए। हमने एनालिसिस बहुत जगह एनालिसिस करा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और जो कि कांग्रेस, ये जो नाम बहुत ही मैचिंग है, इसमें क्या वो बहुत सारे लोग जो जानते थे कि दीदी तो पहले कांग्रेस में थी। तो ग्रामीण इलाकों में जहां हमारा आउटरीच नहीं हो पाया, वहां जो वोट परसेंटेज हमको कम मिला, ये हुआ कि भाई कांग्रेस के पास चला है। बहुत गजब मानव जी आपका विश्लेषण, मानव जी गजब। तो मानव जायसवाल, ओके मैं दर्शकों को समझा देता हूँ। मानव एक मिनट सर मुझे अजय जी के पास जाना है, कहीं कमियां रही सर मुझे अजय जी के पास जाना है। ओके, तो आज मानव जी ने बड़ा गजब का विश्लेषण किया कि भाई ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में कांग्रेस लगा हुआ है, इसीलिए टीएमसी के वोट जो है वो कांग्रेस में चले गए। गजब है भाई, ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपको। डॉक्टर अजय उपाध्याय, भारत जोड़ो यात्रा हुई, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं जुड़ा। नॉर्थ ईस्ट ने ये जो नतीजे हैं, ये कह सकते हैं आप कि त्रिपुरा में आप 0 से 5 पहुंच गए लेफ्ट के कंधे पे बैठ के, क्योंकि त्रिपुरा में तो 0 थी कांग्रेस की सीट है, ये आप जरूर कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वोट परसेंट और कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो बहुत खराब स्थिति है। ये वो नॉर्थ ईस्ट है जहां कांग्रेस कभी जो है उसका एक छत्र, एक तरह का शासन होता था, राज होता था। अशोक जी, पहले तो जिन लोगों ने जीत हासिल की है उन सभी को शुभकामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो जीता उसको भी और जो हरवाया उसको भी। हाँ, ये जरूर है जो एक मिनट फिर से बोलिए जो आपने कहा, जो जीता उसको भी, जो हरवाने की भूमिका में रहा, मतलब अपराजिता जी के टीम को मैं बधाई देता हूँ, जो जीतने वाले भी और जो हरवाने वाले भी, दोनों को बधाई। मानव जायसवाल जी को भी आपकी बधाई, मानव जायसवाल जी को आपकी बधाई पहुंच गई। मैंने उनको नहीं कहा, अरे अशोक जी आप क्यों लड़वा रहे हैं चैनल पर हम लोगों को? बोलिए, हमने उनको नहीं कहा, वो स्वयं पे ले रहे होंगे, वो अलग बात है। हाँ, जहां तक बात है, बड़ा निष्पक्षता के साथ आज विश्लेषण की जरूरत है और आत्मालोचन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भी करेगी इस पर कि आपने ठीक कहा, हम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रमुख पार्टी के तौर पर रहे हैं, वर्षों तक राज किया हमने, और आज जो है कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों को होनी चाहिए थी नहीं हुई। चुनाव लड़े हम, लेफ्ट के साथ भी लड़े, कई राज्यों में अकेले भी लड़ने का प्रयास किया हमने। मेघालय की बात यदि करें तो बहुत चीजें विपरीत भी थी, ये भी सच्चाई है 5 साल के शासन में
और मेघालय में तो चूंकि अंतिम समय में दोनों के गठबंधन भी टूटे, राष्ट्रीय के दोनों पार्टियों के हाल बहुत अच्छे नहीं है। आपने भी देखा भाजपा के भी हाल बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि भाजपा ने शासन किया है वहां, और बावजूद नागालैंड की यदि परिस्थिति करें तो नागालैंड के रिजल्ट से हमें थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन इस सच्चाई को भी आप और हम स्वीकारते हैं। मैं ये स्पष्टता के साथ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से इस बात को रखूंगा, दर्शकों के बीच, कि जिस तरह वहां मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करने का प्रयास हुआ, मुझे लगता है राजनीतिक सुचिता ये नहीं कहती है लोकतंत्र में। आप चुनाव लड़िए, जीतिए, प्रतिस्पर्धा कीजिए, साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, लेकिन उसमें भी एक दायरा है, एक लिमिट है। जिस तरह अंतिम समय में हमारे कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया उसको विड्रॉ करा ली भाजपा और निर्विरोध जीतने का काम की। एक कैंडिडेट को उस समय विड्रॉ कराने का काम हुआ जब अंतिम टाइम था, जब हम कैंडिडेट नहीं दे सकते थे। तो मुझे लगता है ये प्रवृत्ति मत पालिए। चुनाव के बाद जिस तरह से आप जीते हुए कैंडिडेट को ले जाते थे, यहां तक आपत्तिजनक थी। अब तो घोर आपत्तिजनक है कि आप उससे पहले ही चाहते हैं कि चुनाव में। नागालैंड में एक और काम हुआ, हम सारे टीवी चैनलों ने भी वहां दिखाया, चुनाव आयोग को हम लोगों ने शिकायत भी की, किस तरह बूथ पर जाने से रोकने का प्रयास हुआ। ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। त्रिपुरा की बात हम जरूर करेंगे, हम और लेफ्ट दोनों साथ लड़े। त्रिपुरा की जनता ने हमें, सच बात है, 0 से 5 लाई है, और लेफ्ट का उसमें एक रोल रहा है। मैं इसको स्वीकारता हूं, दिल से स्वीकारता हूं। लेफ्ट के साथ हमारा गठबंधन यदि नहीं होता तो शायद हम नहीं होते। लेफ्ट का गठबंधन, और मैं कहता हूं बाकी पार्टियों का भी यदि गठबंधन हो, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। सभी लोग मिलकर विपक्ष एक रूप में आए, एक मंच पर आए तो हराया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, महत्वाकांक्षा इतनी अधिकतर लोगों की बढ़ गई है कि उन्हें अभी का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। नजदीक का चश्मा ही सिर्फ लगा के सभी लोग चलना चाहते हैं। देश के दूरगामी हित का चश्मा जब लगाएंगे हम, तो हमें दिखेगा। और एक बात, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, इसके बाद आप जो भी उस पर प्रतिक्रिया आपके हमारे साथ ही देंगे। बाकी लोग नॉर्थ ईस्ट का और होती है, ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके साथ जोड़ती है। अभी भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टियों में भाजपा को मैंने अपने आप से बहुमत मिल गया है, पूर्ण बहुमत। कहीं ना कहीं जोड़ घटाव की राजनीति हुई है और उसी में मिली है। तो अपराजिता जी को मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन फिर मैं कहूंगा जो पिछली बार भी मैंने बोला था, अहंकार मत पालिए। वक्त के समंदर में सिकंदर भी डूब गए थे। जिस तरह से हंगामा शुरू हो गया है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है, एक लिमिटेशन है उसकी। देश की राजनीति में के ट्रेंड को आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से नहीं देखिए, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेंड केंद्रीय सरकार के साथ रहा। ओके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने अपराजिता जी की शुरुआत में बात नहीं सुनी, उन्होंने तो बड़े प्यार से जो है बात रखी। तो आप ये कि उनको कोई जो है घमंड हो गया, गर्व हो गया, ऐसा नहीं। बात तो प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कहा कि भैया मेहनत कीजिए और जमीन से जुड़े रहिए और कोई इस तरह से चीज। लेकिन बहरहाल ठीक है आपका आरोप, लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद देखिए, इस पूरे ये आप अजय जी भले ही कहते कि एक छोटे राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का अलग यही ट्रेंड रहा है, इस तरह की बातें कही जा सकती है, लेकिन सच बात तो यह है कि ये इंपॉर्टेंट चुनाव थे। मैं फिर कह रहा हूं, और खास करके विवेक जी से जो मैंने पूछा था, वो मैं उस बात पर बना हुआ हूं कि ये पहला स्टेट है देश का जहां लेफ्ट और राइट की सीधी टक्कर हुई, और अगर वहां पर जो है बीजेपी लेफ्ट को, कांग्रेस को मिला के हरा रही है तो बड़ा सिग्निफिकेंट। और एक और बात है, जो सेकुलरवाद की लगातार बात होती है, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी को बोला जाता था कि यहां तो अल्पसंख्यक हैं, यहां तो ट्राइबल लोग हैं, जो बीजेपी का वोट बैंक नहीं है। अगर वहां भी बीजेपी पहुंची है, अपनी पकड़ बना रही है, तो यह विपक्ष को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। मैं आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?
बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे, एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। भगवा में भगवा, जी हाँ, फागुन का महीना है और अभी से जो है नॉर्थ ईस्ट में होली खेली जा रही है और वो भी भगवा होली खेली जा रही है, क्योंकि बीजेपी को इन राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं वो बीजेपी को त्रिपुरा में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करा रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगी के साथ जो है एक बार फिर से सरकार बना रही है, पूरे कंफर्टेबल मार्जिन के साथ, बहुमत के साथ। और जो तीसरा मिजोरम है वहां पर भी, जैसा अपराजिता जी ने बताया, वहां पर जो है संगमा जी की पार्टी के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है। वहां भी उम्मीद ये जताई जा रही है बीजेपी एक बार फिर से वहां पर गठबंधन की सरकार बनाएगी। मेरे साथ जो है 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। अपराजिता सारंगी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी हैं लेफ्ट के नेता हैं, मानव जायसवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, रविशंकर रवि हैं, संपादक दैनिक पूर्वोदय के। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये अपने अपने आकलन हो सकते हैं जीत के सब पार्टियों के। और अभी रविशंकर रवि जी ने जो एक बात रखी थी, इंपॉर्टेंट बात थी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, और अपराजिता जी जो कह रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। मैं एक छोटा सा आपको एक ग्राफिक के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु रख देता हूं ताकि ये समझ आए कि नॉर्थ ईस्ट की जीत के पीछे दरअसल इतने सालों में जो उत्तर पूर्व में ये जो काम हो रहा है, जिसका दावा बीजेपी करती है, उसके आप कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाया है। क्योंकि मैंने भी कई स्टेट का दौरा किया, लोग वहां पर इस बात से खुश थे कि वहां पर बड़े अरसे के बाद जो है दिल्ली से जो दूरी है उनकी कम हुई है। जरा देख लेते हैं इस ग्राफिक के जरिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा ग्राफिक प्लेट रोल कीजिए। जी हाँ, देखिए ये बीजेपी की जीत को, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं 50 बार से ज्यादा उत्तर पूर्व का दौरा कर चुके हैं। एक प्रधानमंत्री का इतना फोकस वहां रहता है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को साफ निर्देश हैं कि वो उत्तर पूर्व के दूर दराज इलाकों तक पहुंचे, सिर्फ जो है राजधानी तक ना पहुंचे। 8 साल में उत्तर पूर्व के विकास से जुड़े मुद्दों पर 1000 से ज्यादा बैठकें हुई हैं, 1000 से ज्यादा। इन बैठकों में जो तमाम मुद्दे उठे उनमें से 93% पर काम या तो हो चुका है या हो रहा है। पहले 9 हवाई अड्डे थे उत्तर पूर्व में, अब उत्तर पूर्व में 17 हवाई अड्डे हैं। कनेक्टिविटी को समझिए कि किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है। रेल कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तक पहुंच चुकी है, पहले केवल गुवाहाटी तक ही जो है एक तरह से सीमित थी। 5 अन्य परियोजनाएं जो है रेल की, वो अभी लाइन में है, उन पर जो है धड़ाधड़ तेजी से काम चल रहा है। और क्या कुछ हो रहा है उत्तर पूर्व में ये समझिए। मणिपुर को पहली ब्रॉडगेज पैसेंजर ट्रेन मिली है, मणिपुर को पहली बार जो है ब्रॉडगेज पैसेंजर ट्रेन मणिपुर को मिली है। और इसके साथ साथ आजादी के 75 साल बाद पहली बार भारतीय रेलवे की मालगाड़ी जो है वो मणिपुर पहुंची है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, पहले 1 राष्ट्रीय राजमार्ग था, अब 18 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो है नॉर्थ ईस्ट को जो जोड़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 10,905 किलोमीटर थी 2014 में, अब 13,710 किलोमीटर हो चुकी है। 8 सालों में 8,000 युवक हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर जो है जिस तरह की वहां पर अनरेस्ट था उसको लेकर ये इंपॉर्टेंट है। उग्रवाद की घटनाओं में 74% की कमी आई है, 74% की कमी आई है उग्रवाद की घटनाओं में। सुरक्षा बलों पर हमलों की घटनाओं में 60% कमी आई है, 60% जो है सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु में 89% की कमी आई है। जो नागरिक जो है इस सारे अनरेस्ट में जिनकी जान जाती थी, ये कुछ आंकड़ा है जो दिखाता है उत्तर पूर्व में जो बदलाव है। और बीजेपी की जो वहां पर जो नींव लगातार मजबूत कर रही है, उसके पीछे ये भी एक फैक्टर है। रविशंकर रवि, क्या कहेंगे आप, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भाई अब नॉर्थ ईस्ट जो है ना दिल से दूर है ना दिल्ली से दूर है।
आप म्यूट पर है रविशंकर जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पूरी तरह से सही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जो पूर्वोत्तर में भाजपा का जो लगातार विस्तार हो रहा है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा का क्षेत्रीय दलों के साथ एक आपसी ताना बाना, एक आपसी संबंध। उदाहरण के लिए देख लीजिए, इसी मेघालय में जहां पर एनपीपी और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा, चुनाव में एक दूसरे पर आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जैसे ही एनपीपी ने भाजपा के साथ कहा कि हमको सरकार बनाने में समर्थन आपका चाहिए, भाजपा तुरंत राजी हो गई। ये जो लचीलापन है भाजपा का, अब असम में देख लीजिए, असम गण परिषद और यूपीपीएल सरकार में शामिल है। भाजपा चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों को वो लेकर चलती है। नागालैंड में देखिए, रियो के साथ मंत्री बने पहले से तय था, उसमें भाजपा ने कोई अड़चन नहीं डाली, उनके साथ चुनाव लड़ा। आप त्रिपुरा की अगर बात करें तो भाजपा आज अकेले चुनाव वहां पर बहुमत मिल गया है, वो अपनी सरकार बना सकती है। आईपीएफटी को साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सरकार में शामिल होगी। तो वो जो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर जो चलने की भाजपा की प्रवृत्ति रही है, और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि इन क्षेत्रीय दलों का गठन ही कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने के लिए हुआ था। तो उन क्षेत्रीय दलों को भी कांग्रेस के साथ सटने में दिक्कत होती है, और कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करती है कि उनको अपने करीब लाए। जो भाजपा का जो लचीलापन है, वह भाजपा को क्षेत्रीय दलों के करीब ले जाए। ओके, इंपॉर्टेंट आपने बिंदु कहा। लेकिन अपराजिता जी, अभी अजय जी जैसे कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में तो एक कांग्रेस का एक तर्क है जो बार बार कांग्रेस सुबह से कह रही है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में तो पहले भी ऐसी होता था, जिसकी केंद्र में सरकार होती थी, लगभग उसी तरह का वहां पर जो है चुनाव नतीजे उसी तरह से आते थे। ऐसे में क्या 2024 के लिए इन चुनावों की कोई इंपॉर्टेंस है? 24 ही क्यों, बल्कि मैं कहता हूं 23 में भी बड़े सारे विधानसभा चुनाव होने, उनको देखते हुए। बिल्कुल, 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उसके बाद 24 में महादंगल होगा। और मैं कह दूं कि यह सेमीफाइनल मैच था जो 3 राज्यों में हुआ, और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव 2023 और 2024 के निर्वाचन पर पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवेश की सृष्टि भाजपा ने की है, और लोगों की जो आस्था प्रधानमंत्री जी और उनकी कार्यप्रणाली पर है वो प्रदर्शित हुई। आपने बहुत लंबी फहरिस्त दी हमारे विकास कार्यों की। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि इसमें 2-3 आइटम्स को जोड़ना होगा। पर्वतमाला योजना की शुरुआत हमने की, और दूसरा, हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया, और तीसरा मैं कह दूं, आपको याद होगा इन 8 राज्यों के लिए जितने भी क्रॉनिक डिस्प्यूट्स थे, उन डिस्प्यूट्स का समाधान करने की दिशा में हमने बहुत काम किया। आप याद करें, एनएलएफटी एग्रीमेंट, ब्रू रियांग, कार्बी एग्लोंग, बोडो एग्रीमेंट, ये सब क्रॉनिक डिस्प्यूट्स हैं। और कहीं ना कहीं 2014 के बाद से अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने सकारात्मक तरीके से लोगों को साथ लेकर, सबकी बातों को सुनकर समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य किया। देखिए, सिर्फ अगर हम रैलीज करते, रैलीज की संख्या बहुत बढ़ जाती, वो गत 6 महीनों में होती, उससे विजय नहीं होता है। हर दिन प्रयत्न किया जाता है। और मैं कह दूं, जहां तक कि प्रधानमंत्री जी की सरकार है और जैसा निर्देश हम सबको मिलता है, हमें हर दिन काम करना पड़ता है, हमें कल से बेहतर होना पड़ता है, परिश्रम, पराक्रम और रणनीति पर ध्यान देना पड़ता है। तो मैं कहूंगी कि समग्र और विकास की चिंता हम करते हैं, और हम अंग्रेजी में मैं कहूंगी इसे होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को हमने दिल्ली से दूर नहीं रखा, दिल से दूर 8 वर्षों में नहीं रखा, जीत और से इसी वजह से परिणाम इतने अच्छे आए हैं। पर जीत का गुमान तो नहीं बीजेपी को होता बार बार, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे भाई आप लोग भी कभी 2 थे, आज आप बाकी पार्टियों के लिए जब इशारा होता है तो फिर कभी तो आप लोग। देखिए, अभी कहा गया, हमारे विश्लेषक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, हम रीजनल पार्टीज को, क्षेत्रीय दलों को लेकर चलते हैं, और जिसमें अहंकार वो वैसा नहीं करेगा। और जहां तक टीएमसी का सवाल है, जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए 3 शब्द जहन में आ रहे हैं आज, जब मैं सारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को सुन रही हूं
विभिन्न टीवी चैनल्स पर 3 शब्द आ रहे हैं, एक उत्तेजना, दूसरा असंतोष और तीसरा क्रोध। देखिए इनके लिए स्वाभाविक है इस तरह की बातें ये करेंगे। नहीं, इन्होंने इनको सबने आपको शुभकामनाएं दी हैं, बड़े दिल से शुभकामनाएं। बात है कि ईवीएम में दोष बता नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि भाई ईवीएम में दोष था ये तो कह दीजिए, बाकी तो बातें कही, और जब नाचना नहीं आता है तो कहते हैं कि आंगन ही टेढ़ा है। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक तरीके से इसे देखें और आप सब खुद आत्मसमीक्षा करें। मैं कहती हूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मेघालय के लिए हम जरूर आत्मसमीक्षा करेंगे और जहां भी सुधार की जरूरत है करेंगे। ओके, विवेक जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय रुकेगा। मानव जायसवाल, मैं देखिए इंपॉर्टेंट इन चुनाव का एक मिनट करना चाहूंगा। अच्छा, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं मानव। हाँ, आप बोलिए। देखिए आप इन्होंने कौन से रीजनल पार्टी को छोड़ा है जरा बताइए मुझे। अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, रवि जी भी पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। अकाली दल इनको छोड़ के चला गया, पीडीपी इनके साथ है नहीं, जेडीयू इनसे अलग हो गया। आप इन बातों को समझिए ना। नहीं, रवि जी ने तो नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बोला। नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बातचीत हो रही है। विवेक जी, रवि जी ने नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में बोला। आ रहा हूँ मानव जी, आ रहा हूँ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कॉनरेड सांगमा को हर प्रकार से आपने प्रताड़ित किया, बोला साहब ये आदमी भ्रष्ट है, ईडी का डर दिखाया, हर चीज आपने बोला हम इनके साथ नहीं रहेंगे। आज 2 सीट आने के बाद आप कह रहे हैं साहब हम बड़े लचीले हैं, हम तो आपके साथ फिर से सरकार में आएंगे। कौन सा लचीलापन है साहब? आप लालची हैं। क्या उनकी सरकार बन रही है विवेक जी, तो सही बात है। उनको आपको मतलब अगर संगमा राजी बीजेपी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या करेगा काजी? एक मिनट, अच्छा रुकिए, एक मिनट मानव जायसवाल, एक मिनट रुकिए मानव जायसवाल, एक इंपॉर्टेंट चीज में मार रहा हूं। मानव जायसवाल, देखिए ये तो तय है, जो अभी बात हो रही थी कि भाई अगर बीजेपी को हराना है तो आप तमाम विपक्ष को साथ आना पड़ेगा। सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ जाते हैं उससे कुछ नहीं होता। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट साथ आ जाते हैं तो ममता दीदी उनको हरा देती है, यहाँ त्रिपुरा में बीजेपी हरा देती है, उनसे नहीं होगा। अगर विपक्ष को हराना है बीजेपी को तो सब पार्टियों को साथ आना पड़ेगा। आप लोग बहुत नजदीक का देख रहे हैं, कांग्रेस दूर का देख रही है। वो कह रही है कि भाई दूरदृष्टि देखिए। पहले मैं 2 चीजों के बारे में आपसे साझा करना चाहता हूँ। पराजिता जी का मेरा बहुत सम्मान है उनको, लेकिन जब वो बोलती है ना कि भाई विपक्ष को बहुत माने रीजनल पार्टियों का बड़ा सम्मान बीजेपी करती है, फिर वो कभी कभी आइडियोलॉजी की बात करती है, वो कांग्रेस और सीपीएम की आइडियोलॉजी की बात करती है। अच्छा, ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है कि 5 साल आप कॉन्ड्रा जी के साथ सरकार बनाते हैं, साझा रहते हैं, पूरी मलाई खाते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो उनके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, उनको दिन रात, सुबह शाम, रात दोपहर उनकी खामियां दिखाने लगते हैं, वो चोर बन जाते हैं, और अचानक जब आप हार जाते हैं और पता चलता है भाई हमको फिर सरकार मिल जाएगी, हम फिर काबिज कर लेंगे सरकार को, आप 2 सीटों में फिर काबिज हो जाते हैं। बोले हम बहुत लचीले हैं। लचीलापन किसको होता है मैडम पता है? जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जब कमजोर होती है ये मुझे देखिए आईना जब दिखाया जाता है ना, मैं आऊंगा रवि जी, मैं आऊंगा मानव सुनिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक मिनट आइडियोलॉजी को मेघालय में आपके नेता ये बोलते हैं कि मैं गाय मांस खाता हूं। मानव जी आप पुरानी बात सुनिए। मानव जी पुरानी बातें छोड़ दीजिए ना, आज तो नतीजे आ गए। मानव जी प्लीज, मानव जी मैं कह रहा हूँ पुरानी, अरे बाबा मानव जी इन सब बातों से क्या होगा? ओके चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस डिबेट को भी आगे ले जाना है और मैं अब आगे की बात कर रहा हूँ। पहले जो हुआ, एक मिनट मानव जी, एक मिनट, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे बिल्कुल नहीं किया मानव जी, मैं जानता हूँ मानव जी उसके लिए आपको साधुवाद। आज आपने अपनी आदत के विपरीत जाकर किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं। लेकिन मैं ये सीधा सा मेरा सवाल है सर मैं सीधा सा सवाल है, मैं सिर्फ फ्यूचर अब बात कर रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि मुझे बाकी तो मेहमानों के पास भी जाना है। आपको लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष है, विपक्ष कहां है? जहां तक रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां अगर मुस्तैदी से लड़ती है तो आपको पता है कि बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है। 2021 में एक रीजनल पार्टी ने बीजेपी के सूर्य चक्र जो बोलते हैं लोग, सूर्य वाहिनी जो बोलते हैं,
ये क्रूर वाहिनी जो थी उनको पछाड़ दिया और निस्तो नाबूद कर दिया। आप जहां भी चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, हिंदी हार्टलैंड चले जाइए, जहां जहां जो मुस्तैदी से लड़ेगा बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है, हराया जा सकता है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट बेल्ट का सवाल है, डबल इंजन की इनकी सरकार है, बहुत सुख सुविधाएं इनको मिली हुई है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं हरा पाए आप सब लोग मिलकर? और सभी सर ये चक्रव्यूह जो बनाते हैं ना ये लोग, हर छोर से इनको घेरना है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी बेरूपी पार्टी है जिस खाल में ये बैठी है, ये कहीं से भी वार कर सकती है, कोई भी वार इनके आ सकते हैं। अब इनके शस्त्र देखिए, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, मानव जी कह रहे हैं बच के रहिएगा, वार तो फिर इनको तो लड़ना होगा ना सर। मानव जी ठीक है, ओके मैं एक और ब्रेक ले रहा हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद मैं अजय जी और विवेक जी के पास भी है ना, इस ब्रेक के बाद आता हूँ जी। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर नो फेशियल, ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, माइसोर सैंडल सोप। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तो दो टूक आप देख रहे हैं फगवा में भगवा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के एक नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि कांग्रेस में मेहनत नहीं होती, लोग और सिर्फ जो लोग नेतृत्व के करीब होते हैं ऐसे स्टार प्रचारक बनाकर भेज दिए जाते हैं। ये सब चीजें जो है कांग्रेस के नेता अब इस हार के बाद कह रहे हैं। विपक्ष की एकता तो सही, अलग बात है, लेकिन कांग्रेस खुद ही इस वक्त जो है उसके नेता बिखरे बिखरे घूम रहे हैं, बिखराव दिख रहा है। मैंने पहले भी आपसे कुछ दो नेताओं के बयान बताए थे, आपने पूछा था भाई ये कौन है, मैं नहीं जानता। राशिद अल्वी जी को तो जानते होंगे आप सर? नहीं, कांग्रेस में है, कांग्रेस में नेता है, अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनके बात को अधिकृत पद पे हम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो सिरोधार्य है, उनको भी मेहनत करनी चाहिए और मुझे लगता है कि सभी को मिलकर के पार्टी के फोरम के अंदर बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा सही तरीका होता है। पार्टी में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, इतनी बात करने की उनको आजादी है। मीडिया में आकर बात करने से पहले यदि पार्टी के फोरम पर उन्होंने चर्चा की होगी तो अच्छा होगा, पार्टी के हित में होता। मीडिया में तो तब आया जाता है जब बातें। अजय जी एक छोटी सी बात क्यों? अजय जी खुद मीडिया में आते हैं, रोज आए दिन बोलते हैं। हाँ। चैनल वाले बुलाते हैं, अधिकृत तौर पे वो नहीं आते हैं, फिर भी आते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ओके अजय जी, लेकिन अजय जी एक मिनट, एक छोटी सी बात, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन मेरे मित्र भी हैं। मैं अपनी ओर से एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज। मैं अभी आज देख रहा था कई चीजें कांग्रेस में। दिक्कत पता है क्या है? एक सर्वे करने वाली एजेंसी है, उसने दिखाया सर्वे में, उसने प्री पोल सर्वे में दिखाया कि कांग्रेस और
लेफ्ट जो है लेफ्ट मिलकर के भी त्रिपुरा में नहीं सरकार बना पा रहे। उनका एग्जिट पोल भी आया, उन्होंने कहा सरकार नहीं बना रहे। तो वो एक तरह से दिखा रहे थे कि कांग्रेस की जमीनी स्थिति क्या है। मैं बात कर रहा हूं, प्रदीप भंडारी सेफोलॉजिस्ट है, आपकी पार्टी ने जाकर के उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि ये देखो जी ये क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी में कमियां देखने की बजाय आप जब पत्रकारों पर और जो है सेफोलॉजिस्ट पर जब कंप्लेंट कराने लगते हैं तो मुझे लगता है उससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। जो नतीजे बताए थे वही नतीजे आए, देखिए उस सर्वे में। अशोक जी, प्रदीप भंडारी मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। हम दोनों एक समय में वो भाजपा के लिए लड़ते थे और मैं कांग्रेस के लिए लड़ता था। जब मैं भी पत्रकार होता था और आपके चैनल पर आता था, कांग्रेस की विचारधारा, गांधी की विचारधारा मुझे अच्छी लगती थी, उनको सावरकर की विचारधारा अच्छी लगती थी। उसी विचारधारा के कारण वो पत्रकारिता क्षेत्र में है। मैंने स्पष्ट करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी का आज अधिकृत प्रवक्ता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि वो बदल गए और मैं बदल गया हूं। मेरी जो विचारधारा थी वहीं मैं खड़ा हूं। सवाल विचारधारा का नहीं, सवाल है कि वो एक प्रेडिक्शन कर रहे थे प्रोफेशनली, उस प्रोफेशनल प्रेडिक्शन को आपने माना नहीं, उस पर कंप्लेन करते हैं आप। नहीं, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके कार्य करने के तरीके, चुनाव के कुछ दिन पहले यदि चुनाव को किसी रूप में प्रभावित करने के प्रयास किए जाएंगे तो उसकी एक शिकायत होना कोई बुरी बात नहीं है। सर, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था वही नतीजे आए, तो आप प्रभावित करना कैसे बोल सकते हैं? नहीं, प्रोडिक्शन क्या उन्होंने किया था कि मेघालय में 3 सीट आएगी भाजपा को? क्या उन्होंने प्रोडिक्शन किया था? नहीं, मैं त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। आपने कंप्लेंट त्रिपुरा में की। और पूरे चारों में उनका तीनों का प्रेडिक्शन। नहीं, मैं तो त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। कंप्लेंट आप लोगों ने त्रिपुरा में करी ना। आपने कहा आप लोग सत्ता में आ रहे हैं। वो हमेशा प्रेडिक्शन कर। प्रदीप जी, चूंकि इशू नहीं है आज। हाँ, बिल्कुल इशू नहीं है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल मैं एग्जैक्टली, लेकिन वो जन की बात करते हैं। नहीं, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा बिल्कुल ना प्रदीप विषय ना जन की बात विषय। मेरा विषय सिर्फ ये था कि भाई कांग्रेस, अगर किसी ने प्रेडिक्शन करी तो कांग्रेस को थोड़ा सतर्क, सावधान हो कि अच्छा भाई कहां कमियां हैं कि हम यहां पिछड़ रहे हैं। ये सब देखने के बजाय, अपनी कमियां देखने के बजाय पार्टी जो है सामने पर अटैक कर देती है, तो उससे जो है मुझे लगता है पार्टी को नुकसान होता है, आत्मचिंतन नहीं दिखता। देखिए अशोक जी, ठीक है, हम सरकार नहीं त्रिपुरा में बनाए हैं, लेकिन हम त्रिपुरा में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कभी कभी बधाई हमको भी आपको देनी चाहिए। सर, 5 सीटों के लिए कैसे मेघालय की बात कर ले, सारे दाम दंड भेद अपना करके तोड़ने के प्रयास कांग्रेस में किए जा रहे हैं। कांग्रेस चूंकि देश में अभी नहीं है तो राज्यों की सरकारें जो है उसी हिसाब से चलती हैं। ओके, क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा है, मेघालय में कितनी सीट आई है, कांग्रेस को कितनी सीट आई है, ये एक आकलन हो सकता है। जहां प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कौन मंत्री जी सुबह से शाम तक जाते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं है। और जहां एक जगह सरकार बनी है वहां सहयोगी उनकी है और सहयोगी को वोट आया है, सीट आया है। हाँ, त्रिपुरा के लिए मैं नहीं कहता, मैं बधाई भी दूंगा अपराजिता जी को, लेकिन ये भी है कि पहले की टैली में कम आ गया है, इनको और बढ़ाने की जरूरत अभी है। चलिए अब आप कह रहे हैं तो मैं आपको 0 से 5 सीटें त्रिपुरा में आने के लिए आपको बधाई दे देता हूं। लेकिन जल्दी से विवेक जी, कुल मैं फिर दोबारा, मेरा आखिरी सवाल, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। 24 के लिए क्या कोई संदेश है इन चुनावों से? नहीं, 24 के लिए देखिए 2 संदेश है। सबसे पहले की पत्रकार की आपने बात करी तो व्यक्तिगत तरीके, व्यक्तिगत छोड़ दो सर, मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, कि किसी भी पत्रकार को, या जैसे जन की बात की आपने बात करी, भंडारी की बात करी, तो आई थिंक ये जो केस करने का कल्चर है, इट शुड बी डिस्करेज्ड। ये मेरा एक मानना है। ठीक है, चाहे आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं इत्तेफाक रखते हैं, वरना लोग प्रेशर में काम करेंगे। इट इज नॉट डन। अच्छा, दूसरी बात हो गई जहां तक 2024 का सवाल है, सारी सेकुलर पार्टियों को, जिसमें कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी कहीं ना कहीं, हमारे मानना है। बड़ी पार्टी है, लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ओके सर, मानव जी 30 सेकंड, मैं बिल्कुल ओवरशूट कर चुका हूं। कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, ये विवेक जी कह रहे हैं 24 के लिए अगर हराना बीजेपी को तो। सर, निश्चित रूप से कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, देश के कोने कोने में उनके कार्यकर्ता है और उनके बूथ मेंबर्स हम, मुझे लगता है बीजेपी से भी ज्यादा होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसको झुकना आना चाहिए। तो जो अहंकार में, जो बीजेपी वाली, जो वैनिटी वाली जो अहंकार है उनमें, उससे बाहर निकले। कौन लीडर है आज बीजेपी के सामने? एक चेहरा है, हमको वो विपक्ष में चेहरा देना है और एक ही सुरक्षा कवच है देश में, ममता बनर्जी। ये तो मानना होगा, ये सारे विपक्ष के नेता। चलिए सर, राहुल जी, ओके, चलिए वाले को और हराने वाले को, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है। मुझे लगता है कि जो पार्टी
जिस पार्टी को इस चुनाव में कुछ भी नहीं एक तरह से मिला, वो पार्टी भी कह रही है कि हमारे नेता जो है वो बड़ा चेहरा है, कांग्रेस से भी बड़ा चेहरा है। विपक्षी एकता का फुग्गा जो है वो उसमें कितनी हवा भरी है इसी से समझा जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चुनाव नतीजे थे और इनके मायने बहुत गंभीर है, समझना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। कल मुलाकात होगी। नमस्कार। राजनीति